तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और आप ये देखिएगा, माइक म्यूट रखिएगा सर। अभी कोई सवाल हो तो अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज़ म्यूट ही रखिएगा ना, शोर आता है वरना। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग किस तरीके से एक्सेस करना है। रिकॉर्डिंग जो है इस क्लास के बाद आपको मेल आ जाएगा, और मेल के साथ साथ आपके ग्रुप में एक वीडियो आएगा, मतलब काइंड ऑफ ट्यूटोरियल है कि आप रिकॉर्डिंग किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो वहाँ से काम आपका हो जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए आप लोगों ने अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लीजिएगा, और लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर देखेंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सीधा चल जाएगा। तो आज बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से क्या सब्जेक्ट अपन लोग कवर करेंगे, क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। आप ये देखें, अब जो आपका सिलेबस है उसमें से ना जैसे 13 टॉपिक हैं अपने को, बट 13 कहने के लिए हैं, आप टोटल देखेंगे तो 15 हैं। मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स दो एक में कंबाइन किए हुए हैं, और स्टैटिक्स और डायनामिक्स एक में कंबाइन किया हुआ है। तो आप 15 मान के चलिएगा, 13 काहे माने अपन लोग। तो सबसे पहले अपन लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैलकुलस। अब कैलकुलस के साथ में रियल एनालिसिस फ्री आता है। आप देखेंगे दोनों का जो करिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, तो इनको हम अलग अलग पढ़ने की जगह एक साथ पढ़ते हैं, कैलकुलस और रियल एनालिसिस। इसका मैं ब्रीफ दूंगा आज, थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बुक्स के बारे में बताऊंगा, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद अपन लोग करेंगे अपना जो जैसे रियल एनालिसिस है, इसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है बट कॉम्प्लेक्स का है, तो उसी को ही निपटाएंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देन उसके बाद अपन लोग करेंगे वेक्टर एनालिसिस। ये 3 करने के बाद मतलब इतना हो जाता है कि अब आप किसी भी टॉपिक में हाथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। तो अपन लोग थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे। इसके बाद अपन लोग कोशिश करेंगे अपना ODE और PDE कवर करने का, क्योंकि ये दोनों कवर हो जाएंगे तो फिर कोई मसले वाली बात ही नहीं रहेगी। इसके बाद अपने जो फिज़िक्स वाले सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मैकेनिक्स और फ्लूइड। अच्छा, मेरा आवाज़ आ रहा है ना आप लोगों को? एक बारी बताइएगा ज़रा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद अपन मैकेनिक्स और फ्लूइड पे चलेंगे। अब देखो, इतना होने के बाद ना अपने पास फिर बचता है मॉडर्न अलजेब्रा, और मॉडर्न के साथ ही अपन लोग करेंगे लीनियर अलजेब्रा। इन दोनों को भी एक साथ कवर करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ मैं। फिर आपका बच जाएगा, देखें ज़रा, LPP बच जाएगा, आपका एनालिटिक ज्योमेट्री बच जाएगा, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है वो न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग, और मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रह जाएगा। तो इसमें से मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि कौन सा जो है ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आ रहा है, और कौन सा ज़्यादा मतलब लेंदी है, किस में एफ़र्ट ज़्यादा चाहिएंगे, किस में एफ़र्ट जो है वो नॉर्मल भी रहेंगे, तो अपना काम चल जाएगा। तो ये सिलेबस है अपने पास। अब आप टॉपिक गिनोगे तो 10 तो यही हो गए, 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। तो 13 ना मान के आप ये लेके चलें कि टोटल 15 टॉपिक जो हैं अपन ने कवर करते हैं। सबसे पहले कैलकुलस की अगर अपन बात करें तो इसका वेटेज आप देखेंगे 70 से 80 नंबर का रहता है, और पेपर 1 का ये है टॉपिक, आप समझ ही रहे होंगे। पेपर 1 में भी आपका जो सेक्शन A है उसमें आएगा। थोड़ा सा ना आप ये भी ध्यान रख के चलिएगा कि सेक्शन A दोनों ही पेपर्स का कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन B। ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी समझ आएगा। आप देखिएगा, कैलकुलस 70 से 80 नंबर आपका ऑन एन एवरेज आता है, पेपर 1 में आता है, सेक्शन A में आता है।
लेकिन कैलकुलस के ना टॉपिक बहुत सारे हैं, मतलब ये है कि इसमें आपको नंबर तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम मांगेगा आपसे। रियल आप देखेंगे, रियल पेपर 2 का टॉपिक है और सेक्शन ए में आता है ये भी, और इसका वेटेज देखेंगे तो 45 से 50 नंबर का ही इसका वेटेज है। लेकिन इसमें 45 से 50 ऐसे हैं ना कि इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट थियरम्स। अब थ्योरम देखें सर, सबके साथ ही मसला है, मतलब आप लोग अकेले नहीं हैं जो भी मैथ्स लेते हैं। अगर एमएससी बैकग्राउंड है मैथ्स में तो कोई दिक्कत आती है नहीं थियरम्स में, क्योंकि वो वैसा एक फ्लेवर डेवलप हो जाता है। बट यदि आप बीएससी हैं या बीटेक हैं तो मान के चलिएगा थियरम्स आपको समझ सारी आएंगी, बिल्कुल अच्छे से आएंगी, बट एट दी एंड आपको याद ही करना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप जो है हमें परफॉर्म करना है। थियरम्स का ये सीन है। तो रियल में थियरम्स आएंगे अपने पास, और मैं बोल रहा हूँ समझ तो सारा आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बट यही है कि एग्ज़ाम में उसको रेप्लिकेट करना है, तो एट दी एंड आपको प्रैक्टिस करके उसको याद ही करना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप हमने परफॉर्म किया है। एफर्ट इतने नहीं मांगेगा, थ्योरम्स को हटा दे तो बाकी पूरा लॉजिकल है ये, और 45 से 50 नंबर का आता है, सेक्शन ए में आता है, मतलब बढ़िया है ये सब्जेक्ट। आप कहेंगे कि वेटेज के हिसाब से एफर्ट उतना नहीं मांगता है, नंबर आ जाते हैं। देन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपका देखेंगे पेपर 2 का ये टॉपिक है, और ये भी सेक्शन ए में आता है। इसका वेटेज आराम से आप मान के चलिएगा 45 से 50, और ये वो टॉपिक है जिसको छोड़ना तो नहीं है। मतलब ये है आपका, मैंने बताया ना सेक्शन ए सेक्शन बी के मुकाबले थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है। ये सेक्शन ए के अंदर बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, आप मान के चलिएगा 7 से 8 क्लास में निपट जाएगा। तो इससे छोटा टॉपिक और क्या ही लेंगे, आसान भी बहुत है और वेटेज भी इसका अच्छा खासा है, ऊपर से सेक्शन ए में आता है जो कि टफर साइड पे रहता है, तो बहुत ही सही टॉपिक है ये सेक्शन ए में। वेक्टर एनालिसिस है, ये आपका पेपर 1 का टॉपिक है बट सेक्शन बी में जाता है, सेक्शन बी का है ये। आप देखेंगे इसका वेटेज अराउंड 60 के आसपास चलता है, मतलब 55-60 ऐसे चलता है। ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, 7 से 8 क्लास में आराम से हो जाएगा, और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल है पूरा का पूरा, सीधा लिखा होता है कि भैया फला थ्योरम आप इस क्वेश्चन पे वेरीफाई कर दीजिए, तो बहुत आसान काम है इसको टैकल करना। ओडी पीडी सर आप बचपन से करते आ रहे हैं, देखिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीटेक हो बीएससी हो, सब ने ओडी पीडी किया हुआ है। ओडी पेपर 1 के अंदर है और आपका पीडीई पेपर 2 के अंदर है। और ओडी की मज़े की बात यह है, ओडी की जो वेटेज है ना वो लगभग 70 चलती है और पीडी की लगभग वेटेज 60 चलती है। पीडी आपका सेक्शन बी में जाता है, ओडीई आपका देखेंगे तो मतलब किसी ने देखा है क्या अभी सिलेबस, कौन कौन सा किस किस सेक्शन में आता है, ऐसा आप में से नहीं देखे, चलो कोई बात नहीं, ये भी सेक्शन बी का टॉपिक है आपका, पेपर 1 का है, लेकिन दोनों ही आसान हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है अपने को, सीधा सेट पैटर्न है, मैच करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बट ये है कि पीडी के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी साइड पे रहते हैं। अब लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान तो है ही ना, तो बात बन जाएगा, प्रैक्टिस से आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है इसको टैकल करना। इसमें आपने सुना होगा 3 बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो हर साल आती हैं, आपका हीट इक्वेशन है, आपका वेव इक्वेशन है और आपका लाप्लास इक्वेशन है। इन तीनों में से कोई भी एक आप देख लें, किसी भी ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा पीडी में क्वेश्चन उसका 15 या 20 नंबर में, तो दमदार टॉपिक है। स्टैटिक्स डायनामिक्स ये देखें जी, ये थोड़ा मसले वाला काम है, पेपर 1 का है ये, सेक्शन बी के अंदर आएगा। और अगर आपका 11वीं 12वीं फिज़िक्स बढ़िया रहा है तब तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाला है, क्योंकि बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। आपने फोर्सेस पढ़े होंगे, आपने जो है प्रेशर पढ़ा होगा, आपने प्योर रोलिंग पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, और
थोड़ा सा हीट का भी पढ़े होगे 11th क्लास के अंदर, तो वही सब यूज़ होता है इसके अंदर, ज़्यादा है नहीं, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। मतलब वहाँ पर जैसे 11वीं 12वीं में क्या होता था, हम लोग एनर्जी को लेकर बात करते थे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फिर एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है। बट यहाँ पर क्या है, सारा ट्रीटमेंट अपना मैथमेटिकल आ गया है, मतलब हम लोग प्योरली मैथमेटिक्स पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ज़्यादा खासा तनाव होगा नहीं। और यदि आपका 11वीं 12वीं का फिज़िक्स ठीक ठाक रहा है तो इसकी जर्नी बहुत स्मूथ निकलेगी। और मान लो जिन लोगों का फिज़िक्स ठीक ठाक नहीं रहा है, अब वो क्या ही करें फिर, तो उसके लिए इलाज ये है, जितना अपन क्लास में करेंगे और जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा वो कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन, तो बात बन जाएगा बड़े आराम से। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, स्टैटिक्स में आती है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है डायग्राम की। डायग्राम की प्रॉब्लम क्या रहती है कि आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम जो है वो बनाना रहता है, तो वो रहता है इशू, बट वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। और यदि फिज़िक्स में आप ठीक ठाक थे पहले तो डायग्राम बना लेंगे बड़े आराम से, बस एक बारी डायग्राम बन गया ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्योर मैथमेटिक्स है। डायनामिक्स में डायग्राम का भी मसला नहीं है, यहाँ तो है ही मैथमेटिक्स केवल। मैकेनिक्स है जी, फ्लूइड है। ये आपके पेपर 2 के टॉपिक है, सेक्शन बी के। आप ये देखें, ये जो आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स बेसिकली आपका वो वाला पार्ट है, प्योर रोलिंग हो गया, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, थोड़ा याद कीजिए, प्योर रोलिंग है, तो यही सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और आप देखें जैसे हमारे पास क्या है कि हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जहाँ पर न्यूटन के इक्वेशंस होल्ड होते हैं। यहाँ पर 2 तरह के मैकेनिक्स और पढ़ने हैं, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन, तो वो आ जाएगा, कोई ख़ास बात है नहीं। ये है मतलब पेपर 2 के अंदर सेक्शन बी में ये भी सेट क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ज़्यादा वैरायटी है नहीं, तो बढ़िया है टॉपिक। अच्छा, स्टैटिक्स डायनामिक्स का वेटेज जो है वो अराउंड 60 चलता है, इसका वेटेज अराउंड 70 चलता है, और दोनों ही स्कोरिंग है, बस थोड़े सा प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ नहीं, बड़े इजीली आप मैनेज कर लोगे। ये है मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा, ये दोनों ही खुराफाती हैं। मॉडर्न आपका पेपर 2 में आता है, सेक्शन ए का है, और लीनियर आपका पेपर 1 में है, दोनों ही सेक्शन ए के अंदर आते हैं। मॉडर्न का हिसाब किताब ये है, जितना करेंगे मतलब ठीक ही है। मॉडर्न का वेटेज आप देखेंगे तो अराउंड 45 ही चलता है, और इसका वेटेज अराउंड 60 चलता है लीनियर अलजेब्रा का। तो मॉडर्न में ये हम लेके चलते हैं कि कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाए और एक चॉइस में हो जाए, तो उतना मैनेज हो जाता है। बाकी इसमें प्योरली मतलब आप बोल सकते हो थियोरेटिकल टॉपिक है ये। थियोरेटिकल भी क्या है, उसमें लॉजिक तो है, लेकिन अब कहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है ये सीखने के लिए आपको 6 महीना लग जाएगा अलग से। मतलब मॉडर्न आप जाएंगे ना पढ़ने अगर तसल्ली बख्श, तो मान के चलिए 6 महीने कहीं नहीं जाते कि आपकी मॉडर्न पे ग्रिप बने। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो निकल जाए, तो वो भी लगभग क्वेश्चन फिक्स ही हैं, थियोरम्स आती हैं या उन्हीं थियोरम्स पे क्वेश्चन बना दिया जाता है न्यूमेरिकल। मतलब वो न्यूमेरिकल भी क्या होता है कि पहले आपको उसमें पूरा थियोरम प्रूफ करना होता है, और उसके बाद उस थियोरम का हवाला देते हुए न्यूमेरिकल का आंसर लिखना होता है, तो इस तरीके से है। एलपीपी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, पेपर 2 के अंदर ये आता है और सेक्शन ए का टॉपिक है। वेटेज इसका मान के चलिएगा 60 है, बट इसके साथ दिक्कत यही है कि लेंदी होता है इसका क्वेश्चन। आपने हो सकता है पहले पढ़ा होगा सिंप्लेक्स मेथड, टू फेस मेथड, बिग एम मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, और आपका जो है बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन, ये सब पढ़ा होगा। लेंदी रहता है, बस बात ये है कैलकुलेटर पे हाथ जमना चाहिए अच्छे से, तो बात बन जाती है इसके अंदर भी। वेटेज अच्छा खासा है और आसान है, मतलब समझने में भी आसान है, सॉल्व करने में भी आसान है, बट बात यही है कि स्पीड चाहिए इसके लिए। एनालिटिक ज्योमेट्री पेपर 1 में आता है, आपका सेक्शन ए का टॉपिक है ये, और आप वेटेज देखेंगे तो इसका भी 60 के आसपास चलता है। इसके लिए आपको ना विजुअलाइजेशन चाहिए।
आप में से जो लोग विजुअलाइज अच्छा कर पाते हैं वो एनालिटिक ज्योमेट्री में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिनका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा कमज़ोर है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो उनके लिए फिर अपने पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा, मतलब जिन लोगों को भी विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम आए ना, आप उस सॉफ्टवेयर में वैल्यूज़ डालिएगा, वो आपको 3D फिगर दिखा देगा कि क्या फिगर बनने वाला है। और 3D फिगर एक बार आपको दिख गया तो आप इजीली विजुअलाइज कर ही लेंगे सिचुएशन को कि क्या सिचुएशन वो दे रहा है। न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका जो है पेपर 2 में आता है, ये सेक्शन बी के अंदर। ये भी बहुत ही आसान है, 70 मार्क्स लगभग ये लेके चलता है ऑन एन एवरेज। तो इसमें भी बस बात यही है कि आपका कैलकुलेटर पे हाथ जमना चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जर्नी बहुत आसान है, मेथड बिल्कुल आसान है, कोई तनाव वाली बात होती नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है अपने पास वो भी बहुत इजी है, 3 से 4 क्लास में पूरा हो जाता है और बहुत आसान है ये टॉपिक जो है। आप ये देखेंगे जितने भी सेक्शन बी वाले टॉपिक हैं वो एज़ कम्पेयर टू सेक्शन ए वाले जो टॉपिक हैं उनसे आसान पड़ते हैं। आसान इन द सेंस कि उनको सॉल्व करना डायरेक्ट होता है, उनमें कैलकुलेटर पे हाथ जमना चाहिए, बात बन जाती है, इजी है सेक्शन बी के टॉपिक। हाँ लेंदी ज़रूर हैं सेक्शन बी वाले, जो आप देखेंगे न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो लेंदी जाते हैं, बट ये है कि आसान है, फंसोगे नहीं कहीं भी बीच में। अब ले दे के बात ये है कैलकुलेटर जो है आपको कौन सा लेना है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड। जो लोग नया खरीदने का सोच रहे हैं वो 991 सीरीज़ में एक नया मॉडल आया है CW करके, वो वाला परचेज़ कीजिएगा। उसमें क्या है, एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। स्प्रेडशीट के ऑप्शन से आपका LPP बहुत आसान हो जाएगा, मतलब कोई परेशानी ही नहीं रहेगी आपको। साथ ही साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बहुत आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा, मतलब लेटेस्ट आप ले, अगर नहीं है तो कैलकुलेटर 991 का आता है, CW मॉडल है शायद से, आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी होगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि स्प्रेडशीट ऑप्शन के साथ है, वो वाला परचेज़ करना है। तो ये ऑर्डर है, आप देखिए जिस ऑर्डर में अपन लोग फॉलो करेंगे। हाँ जी बोलिए। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ES में बस इस हाँ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनके पास है तो ठीक ही बात है। मेरे पास खुद 991 MS है, वो तो और लोअर मॉडल है। बट ये है कि जैसे जो जिनके पास नहीं है और नया परचेस करना ही है तो फिर आप सबसे लेटेस्ट पे जाइएगा। उसमें क्या है, आपका LPP वाला थोड़ा सा काम बच जाएगा। अब जैसे ES हो गया, जैसे आप बता रहे हैं, या मेरा MS है, तो उनमें स्प्रेडशीट का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग मैनुअली कंप्यूट करेंगे, बस फ़र्क इतना ही है। उसमें एक बारी में कंप्यूट हो जाता है, तो ज़्यादा है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ बस फ़र्क इतना है कि अगर है तो ठीक है कैलकुलेटर, नहीं है तो फिर ख़रीदना ही है तो लेटेस्ट ही ख़रीदो ना। आएगा लगभग ये 1400-1500 का आएगा, लेकिन वर्थ है, काम करेगा बढ़िया। अब इनका मैं आपको वो बता देता हूँ कि कितना टाइम लगभग अपने को लग जाएगा, देखो कवर करने में। इन दोनों को कवर करने में लगभग मान के चलिएगा 60 घंटे लगेंगे, है ना। तो 20 क्लास के आसपास में ये दोनों कवर हो जाएंगे। कैलकुलस में ये मान के चल रहा हूँ आपको 11th-12th का बेसिक सारा आता होगा, लाइक बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। लिमिट्स में सिखाऊंगा, लिमिट्स में भी हम केवल एक खास कैटेगरी करेंगे विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल। नॉर्मल लिमिट तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें तो उस्ताद होंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मान के चलिएगा 20 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सेम विद द वेक्टर एनालिसिस 20 घंटे में हो जाएगा। OD PD दोनों मिला के अराउंड आपके बनेंगे ये 50 घंटे के आसपास बन जाएंगे। स्टैटिक्स डायनामिक्स ये लेगा सर टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरा स्पीड स्लो हो जाता है, और स्पीड स्लो होने का कारण ये है कि ये लगभग सब लोगों के लिए नया टॉपिक होता है, तो इसको हम तसल्ली बख्श करते हैं आराम से। तो 60 से 70 घंटा दोनों मिला के लग जाता है। इसमें थोड़ा सा कम लगता है, इन दोनों को मिला के 50 के आसपास, क्योंकि जब ये तैयार हो जाएगा ना तो ये समझ लो ये तैयार हो गया, तो इन दोनों का बेस अब बिल्कुल रेडी है। हम लोग बस कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। मॉडर्न अच्छा खासा टाइम लेता है, और ये लीनियर क्या है, मॉडर्न का ही एक्सटेंशन है। जब अपन लोग पढ़ेंगे तो सिलेबस इस तरीके से है कि मॉडर्न के लास्ट टॉपिक
के बाद जो लीनियर का फर्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यूशन में है। तो इन दोनों का मिला के आप चलिएगा सर 100 घंटे के आसपास, है ना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, टाइम लग जाता है समझाने में। एक एक थ्योरम को समझाने में आप देखिएगा कभी कभी अपने को 1 घंटा भी लग जाएगा और सिर्फ एक थ्योरम समझ में आएगी, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। एलपीपी फिर मान के चल लो आप 20 घंटे, आसान टॉपिक है। एनालिटिक ज्योमेट्री आप 30 घंटे के आसपास, न्यूमेरिकल एनालिसिस 20 घंटे के आसपास मान के चलिएगा। तो ये है, कोशिश ये रहेगी अपनी कि अपन लोग जो पूरा सिलेबस है दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही दिसंबर एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जनवरी में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज़ लिखना देखें आपकी चॉइस है, मतलब हम लोग ऐसा फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अब आप लोगों की ईमानदारी है कि आप थोड़ा सीरियस होकर चीज़ों को लें, और टेस्ट सीरीज़ में फिर सबको जो है वो टेस्ट लिखना ही है, इम्प्रूवमेंट आपका ही होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, ये आप पहले भी देख चुके होंगे। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे अपन लोग अब कैलकुलस प्लस रियल स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर कैलकुलस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो जैसे अभी तो मंडे है, आप मान के चलिएगा फ्राइडे तक आपके पास पीडीएफ आ जाएगा कैलकुलस का। अब कैलकुलस का जो जो टॉपिक हुआ है, जैसे इस वीक में मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा तो अभी अपन रियल का करेंगे स्टार्टिंग का पोर्शन। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कोई, बट वो लॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आगे की चीज़ें समझ नहीं आती हैं अपने को। तो जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे मैं आपको उसमें मार्क करवाता जाऊंगा क्वेश्चन बैंक में कि आपको ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं। सैटरडे संडे आप क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी डाउट रहता है वो मंडे को जब क्लास होगी तो क्लास में सबसे पहले अपन वही डाउट लेंगे कि सैटरडे संडे जो टॉपिक दिए थे उसमें कितना क्या डाउट निकलता है। इन केस मान लीजिए आप 2 या 3 महीने बाद फिर रिवीजन कर रहे थे और तब डाउट आ गया, तो आप फ़ोटो खींचिएगा उसको और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ऑडियो रिकॉर्ड करके, और मार्क कर दीजिएगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं। अगर डाउट ऐसा है कि व्हाट्सएप पे हो सकता है तो रात के 9 बजे के बाद मैं सेम डे ही मतलब रिप्लाई करता हूँ जितने भी मैसेज आए होते हैं। और अगर मान लीजिए डाउट ज़्यादा बड़ा है कि अब व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता है, तो सैटरडे संडे है अपने पास, जैसे ही थोड़े बहुत डाउट इकट्ठे होंगे सैटरडे या संडे को एक क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हेडिंग लिख लीजिएगा, कैलकुलस और रियल एनालिसिस, ये शुरू करते हैं। मैं इनके टॉपिक लिखता हूँ और आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि किस टॉपिक पे हमें जो है वो ज़्यादा फोकस्ड रहना है, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो पेपर में तो नहीं आता है लेकिन उसको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये नोट कर लिया आप लोग, या आप में से कोई है जो अभी इसको नोट कर रहा है? कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। नोट्स हैंड टू हैंड बनाते चलिएगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मेरे नोट्स में शायद से नहीं मिलेंगी, है ना। तो क्लास वाले मतलब सुप्रीम है, ये मान के चलिएगा। मैं हर एक की आपको बुक भी बता दूंगा, इन केस अगर आप में से कोई इच्छुक हो किताब पढ़ने के तो पढ़ सकता है, कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। मतलब मान लो जिसके पास टाइम है अभी तो वो किताब पढ़ ले तो ज़्यादा ही अच्छा है, टाइम नहीं है तो फिर जितना अपन करा रहे हैं वो कर ले और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले अपन लोग करेंगे रियल प्लस में कैलकुलस। अब मैं इनके टॉपिक लिख देता हूँ, देखो कैसे चलेगा। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, लाइक नेचुरल नंबर क्या है, आपके इंटीजर्स क्या हैं, आपके पास रैशनल नंबर क्या है, किन किन नंबर्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा कभी भी, बट ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। उसके बाद थोड़ा सा आएगा अपने पास सेट थियोरी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेट थियोरी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट इसमें कुछ बातें डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों से जो आगे अपने को काम आएंगी चीज़ों को समझने में। देन अपने पास कॉन्सेप्ट आएगा सुप्रीमम और इन्फीमम का
ये टॉपिक जो है ना, ये वाला टॉपिक लॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, उसको समझने के लिए इसका नॉलेज अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी बताऊँगा आगे, तो मार्क कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट जब हम करेंगे लॉजिकली इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था इससे, एकदम पप्पू किस्म का, तो वो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इतना करने के बाद अपने पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये है सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, लाइक आपका कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, रेशो टेस्ट, एबल टेस्ट। पढ़ा है क्या आप में से किसी ने कोचीज टेस्ट, ऐसा कुछ? नहीं पढ़े? अरे पढ़े होगे यार, बहुत सारे लोग तो बीएससी, हाँ बीएससी भी है ना आप में से। और ये टेस्ट वेस्ट तो बीटेक में भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, देन उसके बाद अपना आएगा लिमिट्स। लिमिट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हर साल आता है न्यूमेरिकल, मान के चलिएगा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा लिमिट से। कौन सी फॉर्म पे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 7 हैं अपने पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सातों को डिस्कस करेंगे। और फिर आप जब PYQ देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो कर ही लिया है अपन लोगों ने, तो ऐसा मामला है। लिमिट्स के बाद अपन चलेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की तरफ। लाइक नॉर्मल डेरिवेटिव आप लोगों को आता होगा, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, उसमें कोई मसला होगा नहीं। अपन सीधा फिर इसमें देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में एक थियरम है यूलर्स थियरम करके, मार्क कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आता है, मतलब 2-3 साल में आ जाता है एक बारी। तो यहाँ से अपन को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। देन पार्शियल डेरिवेटिव जैसे ही हो जाएगा, अब है सर इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा एक तो वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल में कौन सा आता है? वन वेरिएबल में आपने 11th-12th में किए होगे ना वो वर्ड प्रॉब्लम, कि भैया टेंट बनाना है, कौन शेप का टेंट है, और कोई सरफेस एरिया दे दिया या स्लांट हाइट दे दी, तो बोल रहे हैं कि रेडियस बता दो कितना रखें सो दैट उसका एरिया या वॉल्यूम मैक्सिमम आए। या खिड़की बना रहे हैं और आप ये बता दें क्या रेशो होना चाहिए लेंथ और ब्रेथ का, सो दैट उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम आए। तो वन वेरिएबल में आप ज़्यादातर एक्सपेक्ट कीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम कौन सी करनी है वो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगी आपको वैसे तो, बट अगर टाइम है अभी, NCERT पढ़ी है तो 12th वाली सारी कर लीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम मिनिमा की, वन वेरिएबल की। इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ से। देन अपने पास टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता ही आता है आपका कभी ये पेपर 1 में आता है, कभी पेपर 2 में आता है। रीज़न इसका ये है, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस का भी पार्ट है, रियल एनालिसिस का भी पार्ट है। कैलकुलस पेपर 1 में है, रियल पेपर 2 में है। तो ऐसा भी होता है सेम टॉपिक दोनों पेपर में आ गया है तो फ़ायदा है अपना, अगर टॉपिक अच्छे से आता है तो। टू वेरिएबल में अपने पास दो मेथड है, एक सिंपल मेथड है और एक लेग्रेंजेस मेथड है। अब इन दोनों में भी लेग्रेंजे वाला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है। आपको नाम से बोलेगा कि भैया लेग्रेंजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करके आप मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो बताएं, या मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन निकालें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें भी लेग्रेंजे मेथड। अच्छा, ये जैसे ये अब मतलब जब अपन डिस्कस करेंगे ना, तो ये सिंपल मेथड जो है ये आया कहाँ से, तो इसमें थोड़ा सा अपन और मतलब चलेंगे आगे तो समझ आएगा। या पार लिमिट्स के बाद जो है ना, मैं पहले वो करवा दूंगा आप लोगों को, तो ये मेथड समझने में आसानी हो जाएगी कि ये आया कहाँ से है। आपने बचपन में पढ़ी थी मीन वैल्यू थ्योरम,
रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, कोचीज थ्योरम, ऐसा पढ़ा था क्या कुछ? तो जब अपन ये पढ़ेंगे ना मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसमें वही है बेसिकली, रोल्स थ्योरम है अपने पास, लैग्रेंजेस है और कोचीज है, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इन्हीं के एक्सटेंशन में है टेलर्स और मैक्लरन सीरीज। तो जब अपन ये कर लेंगे ना टेलर्स और मैक्लरन जो है अपना, तो इतना करने के बाद ये जो मेथड है ये आया कैसे है ये समझना आसान हो जाता है। मतलब बेसिकली मेथड की फ़िलॉसफी समझने में अपने को आसानी रहेगी। तो लिमिट्स के बाद पहले अपन ये कर लेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। लॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इतना नहीं है, मतलब 5-6 साल में क्वेश्चन आता है, तो ठीक ठाक टॉपिक है। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 साल में कोई रिपीट होता है। हाँ, बस ये है कि आप बोल सकते हो लॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, आगे यूज़ होगी सीधी की सीधी। इतना करने के बाद ये आप मान के चलिएगा यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। देन अपन चलेंगे इंटीग्रेशन में, बट इंटीग्रेशन में अपन पहले देखेंगे थियोरी ऑफ इंटीग्रेशन। थियोरी ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है और क्या हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को गिवन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। करना कैसे है इंटीग्रेशन, वो तो बात की बात है, जो अपने मेथड्स हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि बेसिकली इंटीग्रेशन परफॉर्म किस तरीके से किया गया, बेसिक इंटीग्रेशन, और कौन से फंक्शन जो हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं गिवन लिमिट्स में, कौन से फंक्शन है उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये सारा जो डीलिंग है वो है आपका रीमन इंटीग्रल, जो मैं बता रहा हूँ ना, रीमन इंटीग्रल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आता है। और इसको समझने के लिए आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, सुप्रीमम और इन्फीमम का। ये हर साल आता है, 15 या 20 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं बनता है इसका। तो आसान है वैसे, तो समझ जाएंगे आप बड़े इजीली, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद अपन करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे इंटीग्रल हैं जिनको अपन इंटीग्रेट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सवाल है गिवन लिमिट्स में। तो इसमें डिस्कस करेंगे उनको कि क्या हम किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेंट को इंटीग्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है और कंपलसरी में क्वेश्चन बन जाता है इसका, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। इतना करने के बाद आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है इंटीग्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर अपन लोग करेंगे आपका जो बेसिक मतलब इंटीग्रेशन रहता है, जो हम 11वीं 12वीं में पढ़ते आए हैं, लाइक डबल इंटीग्रेशन करेंगे सीधा। सिंगल इंटीग्रेशन आप सब लोगों को आता होगा, सीधे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। वही टेक्निक्स आप लोगों को आती ही होंगी, बाई पार्ट है आपका, पार्शियल फ्रैक्शन है और नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है ना, उस सब तो एक्सपर्ट रखोगे आप लोग। डबल इंटीग्रेशन डिस्कस करने का टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। और सिंपली इवेल्युएट करना, मतलब इवेल्युएशन बोल सकते हो आप, तो ये आसान ही चीज़ है, इवेल्युएट करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत रेयर केस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने, बट डिस्कस करना है। इसमें एक थ्योरम आएगा अपने को ल्यू विली करके, बस वही इंपॉर्टेंट है मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना कर लेंगे। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं आप देखिएगा जो सिलेबस में नहीं लिखे, मतलब ये तो वो टॉपिक हैं जो सिलेबस में सीधे सीधे लिखे हुए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं आपके जो सिलेबस में लिखे नहीं हैं, लेकिन उनसे उस्ताद जी क्वेश्चन छाप देते हैं। अब पता नहीं क्यों छाप देते हैं, लेकिन छाप देते हैं। उनमें से एक टॉपिक है बीटा गामा फंक्शन। आप में से पढ़ा है क्या पहले किसी ने इसको, बीटा गामा को? नहीं पढ़े? बीटा गामा देखो अपने को असिस्ट करेगा इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने में। और बीटा गामा पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, अभी 1 साल पहले की बात है, 5 नंबर का आया था कंपलसरी में। बीटा गामा में प्रूफ करना था कुछ, तो इसको डिस्कस करेंगे। एक है अपना डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, ये पढ़ा है किसी ने पहले? लिबनिज थ्योरम आता है इसके अंदर। ये अगर जेई का तैयारी किए होगे ना तो ज़रूर पढ़े होगे।
डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन, बेसिकली लेबनिज थ्योरम की इसमें हम बात करेंगे। ये भी टॉपिक ऐसा है जो आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से भी 15 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं 2-3 साल में, तो ये इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली है। बीटा गामा मतलब वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, बट बीटा गामा इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि जब ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करेंगे ना तो उसमें अपने को असिस्ट करेगा, थोड़ा आसान हो जाता है बीटा गामा की मदद से, तो बीटा गामा पढ़ना ज़रूरी है। और एक लास्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सब होने के बाद ये करेंगे। 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी अलग से क्लास रखेंगे, हैं इसी के ही, लेकिन उनको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट चाहिए। एक को तो इसी में लपेट देंगे, आपका एसिम्प्टोट, सुने हो सर नाम एसिम्प्टोट? ये हाँ, ये बेसिकली आपका कर्व ट्रेसिंग का पार्ट है। तो होता क्या था, आप 2013 के बाद से देखोगे ना, 2014, 15, 16, 17, 18 आया ही नहीं एसिम्प्टोट, 19 में छाप दिया एक क्वेश्चन तो इसमें टेक्निक सीखेंगे अपन एक एसिम्प्टोट में निकालने की, किस तरीके से निकालते हैं। देन उस साल तो एसिम्प्टोट छापा, कम वक्तों ने इस साल कर्व ट्रेसिंग का भी क्वेश्चन दे दिया। कर्व ट्रेसिंग हम लोग सीखेंगे ज़रूर, मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसकी एक संडे को क्लास रखेंगे, मतलब अराउंड 6 आवर के लगभग क्लास होगी वो, क्योंकि कर्व में आपके पैरामीट्रिक कर्व है, आपका कार्टेशियन कर्व है, आपका पोलर कर्व है, ये सब भी सीखेंगे कि ये आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं ये किस तरीके से बनाए गए हैं। लाइक अपने पास काफ़ी सारे हैं, कार्टेशियन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, पोलर है आर थीटा, फिर आपका स्फेरिकल पोलर है आर फाई थीटा, देन आपका सिलेंड्रिकल है आपका आप देखेंगे एक कैटेनरी टॉपिक पढ़ेंगे हम फिज़िक्स में, जिसके अंदर आपका इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है, जाई और एस की शक्ल वाला। तो ये सारे जैसे जैसे अपने को लगेगा ना कि अब इसका यूज़ आ रहा है, तो उससे पहले मैं आपको वो बता दूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। इसको अपन अलग से करेंगे कर्व ट्रेसिंग को, एसिम्प्टोट तो इसी में निपटा देंगे, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा, सीखेंगे ज़रूर, एग्ज़ाम में मत ट्राई करना इसके क्वेश्चन को, चॉइस में रहता है तो मर्जी है, लेंदी बहुत जाता है और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि जब कर्व ट्रेसिंग करेंगे अपन स्टैंडर्ड कर्व्स की भी बात करेंगे, लाइक आपका लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली क्या है, आपका कार्डियोइड क्या है, साइक्लॉइड क्या है, ये हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पढ़े भी होंगे। सर्कल का पोलर इक्वेशन क्या है, आपका एलिप्स का क्या इक्वेशन है, तो ये सारी चर्चा करेंगे। बट फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि कर्व ट्रेसिंग आप सीख ज़रूर लीजिए नॉलेज के लिए, एग्ज़ाम में आएगा, लास्ट ऑप्शन रखिएगा, इसको अटैम्प्ट मत कीजिएगा, बहुत लेंदी जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत कर्व की शेप भी मतलब गेस करनी पड़ती है, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर अपन बनाने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम खा जाता है। ये टेक्निक पूरी सीखेंगे बट फिर भी इसको नोट कर लीजिए। तो ये इन दोनों का है मिला के, रियल और कैलकुलस, इसमें आपके दोनों कवर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा जो है देखो, अब मैं उम्मीद ये रखूँगा कि जैसे नेक्स्ट क्लास होती है तो आप उससे पहले प्रीवियस क्लास का रिवाइज करके आएंगे, उससे क्या है आपको भी आसानी होगी समझने में और मुझे भी आसानी होगी समझाने में। इसको लिख लीजिए। फिलहाल कोई सवाल आप लोगों का इससे रिलेटेड? नहीं नहीं, आज केवल इंट्रोडक्शन है, कल से अपन लोग करेंगे मतलब अपना पढ़ाई लिखाई। हाँ, सरफेस वॉल्यूम आप वही मान के चलिए, ट्रिपल में आ गया वॉल्यूम, डबल में आ जाएगा आपका सरफेस। लेकिन ट्रिपल जो है ना, अब पता नहीं ऐसा क्यों है, ट्रिपल की कोई ख़ास इज्जत करता नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम देख लो आप, केवल यूपीएससी नहीं, आप आईआईटी जैम देख लो, आप गेट देख लो, आप सीएसआईआर नेट देख लो, ट्रिपल बहुत ही रेयर केस है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा। और मिलेगा भी तो इसमें एक थ्योरम है अपन जिसको डिस्कस करेंगे, ल्यू विलीज करके है, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। बाकी डबल इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। डबल में जैसे ये है ना चेंज ऑफ ऑर्डर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गेट में इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी आता है, सीधा सीधा बोलता है कि इसका आप ऑर्डर चेंज करें और इवेल्युएट करें 15 नंबर में, तो कैडी चीज़ है ये।
बाकी इसमें इवेल्युएशन में आपका सरफेस ले लो, डबल इंटीग्रेशन में एरिया ले लो दो कर्व्स के बीच का, वो जैसा भी बोलेगा कर लेंगे। बाकी सरफेस वाला जो ज़्यादा मामला टैकल करता है ना, वो वेक्टर एनालिसिस में करते हैं अपन लोग वहाँ पर, क्योंकि अपने पास थियोरम्स है। स्टोक्स थ्योरम हो सकता है आपने पढ़ा हो, ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, पढ़ा है ऐसा कुछ? हाँ, उनसे इवेल्युएट करना आसान हो जाता है इन चीज़ों को। इसमें देखो, अब मैं थोड़ा सा बुक का भी बात कर लूँ। कैलकुलस के लिए एक बुक सफिशिएंट तो है नहीं, दो बुक खरीदनी पड़ेंगी आपको। डिफरेंशियल अगर जिसके पास टाइम है वही खरीदना, क्योंकि इन्हीं बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक में है। तो अगर आप माइक बंद कर लेना 1 मिनट, अरे अरे माइक बंद कर लो उस्ताद जी। देन अपने पास है इंटीग्रेशन, दोनों का अलग अलग बुक आता है, कृष्णा सीरीज़ का। अच्छा खासा मोटा मोटा किताब है, टाइम है तो ही खरीदना, वरना इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बैंक में है, तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं अगर क्वेश्चंस के लिए खरीदोगे तो। रियल के लिए दो बुक चलती हैं, आपका SC मलिक चलता है और एक चलता है आपका S चंद का MD राय सिंघानिया। तो मैं जो फॉलो करता हूँ वो S चंद MD राय सिंघानिया। बाकी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जो हैं वो दोनों बुक के होते हैं, इम्पॉर्टेंट वाले। क्वेश्चन बैंक में भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन यहीं डिस्कस कर लेंगे, और जो बच जाएंगे वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा है, मतलब वैरायटी तो सारी कवर हो ही जाएगी यहाँ पर। हाँ 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 हाँ, PDF मिलेगा आपको। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे अब देखो अपना ये जो वीक है इसमें नंबर सिस्टम हो जाएगा, सेट थ्योरी हो जाएगी, सुप्रीमम इन्फीमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, बस ये इम्पॉर्टेंट है लॉजिकली, ताकि आगे की चीज़ें अपने को समझ आएँ। तो इनका क्वेश्चन बैंक में जिक्र भी नहीं होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज़ से आपको फिर क्वेश्चन बैंक में दिख जाएंगे क्वेश्चन, लिमिट से दिख जाएंगे, यहाँ से फिर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर सैटरडे संडे आएगा, मैं मार्क करवा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से अपन कार्यक्रम चलाएंगे। और कोई सवाल हो अभी आपके मन में UPSC इसको मैथ से लेकर? एग्ज़ाम में एक तो स्पीड का इशू है, जैसे मैंने बताया ना कि सेक्शन B कंपैरेटिवली ईजियर साइड पे रहता है सेक्शन A से, और सेक्शन B में वैरायटी भी कम है। सेक्शन A में आप खुद अभी जब सिलेबस होगा तो देखेंगे वैरायटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस की, बट उसमें क्या है सेक्शन B में लेंदी जाते हैं क्वेश्चन। तो उसका यही है एक इलाज कि आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ मॉडर्न को लेते हैं अपन। मॉडर्न सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न के लिए क्या इलाज है, क्लास में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, आप खुद से 2 क्वेश्चन बनाइए। 2 क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है 2 थ्योरम लीजिए और उनका प्रूफ लिखिए जो क्लास में करी हुई है, डेली कीजिए मॉडर्न होने के बाद। तो मॉडर्न में थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगा आपका। ठीक, आपका PDE है, PDE में क्वेश्चन लेंदी बहुत जाता है, जो मैं वो बता रहा हूँ। वेव इक्वेशन, लाप्लास और हीट, तीनों हैं सेट बिल्कुल, लेकिन आंसर कम से कम 2.5 पेज का जाता है कम से कम। उसका क्या इलाज, अब पेपर में आएगा 15 या 20 नंबर में, 2.5 पेज का जाएगा। तो उसका भी इलाज यही है, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ ना ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नया बन के आएगा, कि कोई नया क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ ये है क्वेश्चन वही हैं गिने चुने, बस बात ये है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए तो काम बढ़िया रहेगा, क्योंकि लेंदी है मामला, बस सिर्फ इतना सा है। और मतलब जो प्रॉब्लम कर ही सकता है सब्जेक्ट आप में से कुछ लोगों को, वो पहला मॉडर्न है। मॉडर्न प्रॉब्लम क्यों करेगा, क्योंकि बिल्कुल ही थियोरी है। अब आप में से जो लोग थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप के लोग हैं वो तो मॉडर्न को करेंगे मतलब अच्छे से एंजॉय, क्योंकि इसमें बातें वैसी होती हैं। ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, है ना, स्कोप रहता है। आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, या उसको आप जो बेसिकली रीजनिंग दे रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि एक सेट पैटर्न पे ही चले।
और जिन लोगों को आदत ऐसा है कि भैया फार्मूला दे दो, समझा दो फार्मूले की क्या एक्सेप्शंस हैं, फार्मूला कहाँ लगाना है नहीं लगाना है, उन लोगों के लिए मॉडर्न थोड़ा सा बोरिंग रहता है। तो मॉडर्न तो यही है कि आप लाइव क्लास में कीजिएगा, सभी लोग रिकॉर्डिंग से मत देखिएगा वरना नींद आएगा, फिर मुझे मत कहिएगा। यही एक्सपीरियंस है मेरा तो इसको लेकर अभी तक का जो फीडबैक मिला है कि रिकॉर्डिंग से मॉडर्न नहीं हो पाता है, नींद आता है। लाइव करेंगे, इंटरेक्शन होगा तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। क्वेश्चन अटैम्प्ट तो वो अभी जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट करते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि पहले किसको टैकल करना है, फिर टेस्ट। हाँ, स्केलिंग का यार कोई खुलासा थोड़ी है अपने पास, मतलब आप तो ये मान के चलो ना, आपसे जितना हो सकता है करना है। अपन तो ये मान के चलते हैं कि 250 का पेपर है, अब स्पीड बढ़ा लो, जितना हो सकता है उतना करना है। क्वेश्चन लिमिटेड रखने हैं, बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। मैंने बताया ना, नया क्वेश्चन तो आता है नहीं, क्वेश्चन सेट हैं, उन्हीं में से उठ के आएगा। अब सारा खेल आपकी स्पीड का है कि स्पीड कब बनेगी, जब प्रैक्टिस होगी। तो बार बार करते रहिए प्रैक्टिस, स्पीड बन जाएगा तो मैक्सिमम अटैम्प्ट करके आइए, स्कोर अच्छा ही आएगा। दूसरा देखो, जो प्रॉब्लम करता है थोड़ा बहुत वो रियल करता है। रियल में भी सिर्फ थियोरम वाला पार्ट मैंने बताया ना, जैसे इसमें थियोरम्स आएंगे, थियोरम्स आपको समझ सारे आएंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बात वही है, फिर अब एग्ज़ाम में आ गया उठ के तो अब लिखना कैसे है। तो इसका भी इलाज यही है, आप प्रैक्टिस कीजिए, थियोरम्स डेली 1-2 बनाइए, जो मतलब अपन ने क्लास में किए हैं उन्हीं को आप खुद से बनाइए। बेसिकली याद करना है, और तो क्या ही है कि जब एग्ज़ाम में आए तो आप एज इट इज़ छाप पाएँ। और ये सबके साथ ही है, अगर आप एमएससी नहीं है तो, एमएससी है तो थोड़ा बहुत थियोरम वाला जो है वो बिल्डअप हो जाता है मामला। बीएससी है या बीटेक है तो यही इलाज है, प्रैक्टिस कीजिए इनका भी, और सीधा आता है स्टेटमेंट एग्ज़ाम में, बस आपको छाप के आना है। अब वही है कि कितना स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, तो तभी बनेगा जब प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन बैंक में जो मिलेगा आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में जैसे 2 या 3 स्टैंडर्ड बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 2-3 बुक स्टैंडर्ड चलती हैं, जैसे मैंने बताया रियल की 2 बुक चलती हैं, एस.सी. मलिक और एस चंद की एम.डी. राय सिंघानिया। तो क्वेश्चन बैंक में दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा हो जाए, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देख के आपको एहसास हो जाए कि इसका आंसर कुछ ऐसा था। क्योंकि देखो, एक चालाकी जो करते हैं ना ये लोग क्वेश्चन पेपर में, अपनी जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें क्वेश्चंस होते हैं प्रूव दैट करके। अभी जब अपन करेंगे तो आप और इस चीज़ को समझेंगे। आपको बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा या अपन जो क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि प्रूव दैट इसका जो आंसर है वो ये है। लेकिन यूपीएससी में क्या करते हैं वो लोग, वो दूसरे प्रूव दैट हटा देते हैं, वो लिख देंगे इवेल्युएट। और बात यह है कि इवेल्युएट में भी अगर आप वो आंसर नहीं निकाल कर आए जो प्रूफ दैट वाला था तो नंबर नहीं मिलते फिर, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में आंसर तो प्रूफ दैट वाला ही है ना, क्वेश्चन तो वहीं से उठाया है, आंसर भी वहीं से मैच होगा। तो बस इतना थोड़ा सा चालाकी है वहाँ पर कि अपन करेंगे सेम क्वेश्चन प्रूफ दैट की शक्ल में, और फिर मैं आपको PYQ दिखाऊंगा तो उसमें सेम क्वेश्चन मिलेगा बस इवेल्युएट की शक्ल में, ये लिखा होगा कि आप इवेल्युएट कीजिए, आंसर सेम ही आएगा दोनों का, मतलब सेम ही करना है, तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस होगी। तो मैथ्स में तो यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, वर्थ है ये है कि प्रैक्टिस होगा तो नंबर आएगा, है ना। राइटिंग स्किल का यहाँ पर कोई इतना लफड़ा है नहीं। बाकी हर एक टाइप का एक मॉडल आंसर अपन लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि लाइक ये वैरायटी है, इसका मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, मतलब जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। और थोड़ी बहुत कमी पेशी रह भी जाएगी तो जब आप टेस्ट सीरीज़ लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा बड़े आराम से। मतलब मैथ्स ये है बड़े इजीली मैनेज हो जाएगा आपका, कोई ख़ास परेशानी होगी नहीं, बस ये। और अगर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो प्रैक्टिस वाला मामला इन 2 में, बाकी तो न्यूमेरिकल हैं तो न्यूमेरिकल में तो वैसे ही बोरियत नहीं होती। हाँ, वो
छापनी है ना, आपको एज इट इज़ छापनी है, बात ये है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ सारी आ जाएंगी क्लास में। अब बात यह है कि वहाँ पर जब थ्योरम आएगी तो आपको सेम टू सेम ही छाप के आना है। तो कैसे छापोगे सर? प्रैक्टिस ही होगी। प्रैक्टिस से क्या होगा, याद हो जाएंगे स्टेप कि इसके बाद ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप था, बस लास्ट में प्रूफ हो जाएगा आपका जो प्रूफ करना है। इन दो में ही है ये मसला भी, थ्योरम वाला, रियल में और मॉडर्न में। मॉडर्न में थोड़ा ज़्यादा है, रियल में थोड़ा कम है। तो बात ये है, और दोनों ही पेपर 2 में आते हैं, सेक्शन ए के अंदर। और कोई सवाल अभी आप लोगों का? नहीं। रिकॉर्डिंग का मैंने बताया, अभी मेल आ जाएगा और मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप पे भी भेज दूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग देखनी किस तरीके से है। मतलब ये है कि आप ये मान के चलिएगा जैसे आज क्लास हुई है तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे चलाइएगा उसकी। अपलोड तो क्या है, आज क्लास होगी, अपलोड आज ही हो जाती है, बट थोड़ा सा क्या है ना, गूगल टाइम लेता है उसको प्रोसेस करने में। तो अब रात तक प्रोसेस हो जाती है, तो रात तक क्यों देखना, आराम से सुबह उठो देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज की रिकॉर्डिंग ये मान के चलो आप कल सुबह आप बड़े इजीली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो भी मटेरियल है आपका, लाइक क्वेश्चन बैंक हो गया, नोट्स भी वैसे मैं भेज दूंगा, बट मैं तो खुद ये बोलता हूँ कि उनको प्रेफर मत कीजिएगा। वो नोट्स मैंने मेरे हिसाब से बनाए हुए हैं और उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो गायब हैं, है ना। तो अपन जो क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो अपने पास टाइम है अच्छा खासा, आप उन्हीं से नोट्स बनाइएगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और एक चीज़ और है, जब भी जैसे आप नोट्स बनाएंगे, मान लो अपन ने टॉपिक किया लिमिट्स, तो एक तो मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने ना, वो तो लिखना ही है जो भी बता रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ, और बाद में ना उस पर अपनी टिप्पणी भी लिखनी है, आपका क्या कमेंट है। कमेंट वाली चीज़ अभी आपको यूज़फुल नहीं लगेगी, बट जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। कमेंट में आपने वो लिखना है आपको क्या समझ आया, या अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप कैसे टैकल करोगे। अब हर किसी का तरीका अपना अपना है, मतलब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ और मैं उससे क्या समझ पा रहा हूँ वो मैं अपनी लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखूँगा, आप अलग तरीके से लिखेंगे। तो कोशिश कीजिएगा ये, जब भी जैसे भी कोई टॉपिक हो, जैसे लिमिट्स हमने आज किया, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्लास के जस्ट बाद आप उस पर अपनी टिप्पणी लिख लेना। ये टिप्पणी अभी तो आपको यूज़फुल नहीं लगेगी, बट यकीन मानिएगा जब आप रिवीजन करेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि इसमें अपने को मोटा मोटा करना क्या है। दूसरी चीज़ रिवीजन का भी देखो क्या सीन है, जो मैं बोलता हूँ, अब फॉलो करना तो आपके ही हाथ बात है। पहला रिवीजन हो जाना चाहिए 24 आवर्स के बीच में, मतलब आज की क्लास हुई, कल की क्लास से पहले आज का रिवाइज हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन होना चाहिए 7 डेज़ में। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि 7-8 दिन में आपको एक बारी टॉपिक को और रिवाइज करना है। तीसरा रिवीजन होना चाहिए 1 मंथ के बाद, 7 दिन से 1 महीना लगा लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली, तब आपको रिवाइज कर लेना है। और चौथा रिवीजन होना चाहिए 3 मंथ पे, मतलब अभी तो टाइम ठीक है अपना 7-8 महीने ही है, मतलब मैथ्स को लेकर, तो उसको 3 की जगह आप 2.5 कर लो कि चौथा रिवीजन 2.5 महीने में हो जाना चाहिए। ये फॉलो करेंगे तो बहुत ही कामयाब टेक्निक है। ये यूज़ करते थे लोग पहले के टाइम में मैप याद करवाने के लिए, तब गूगल तो था नहीं कि नेविगेशन लगा लेंगे। तो जो आर्मी वाले लोग होते थे उनको मैप याद करवाया जाता था इस टेक्निक से। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, ये काम करती है बहुत अच्छे से। ये कर लेंगे तो फार्मूले सब याद हो जाएंगे। अब फार्मूला की बात हुई तो एक बात और है, एक डायरी ले लीजिएगा सर, B5 साइज़ की प्लेन पेपर, B5 साइज़ प्लेन पेपर ले लीजिएगा, डायरी टाइप में। हर टॉपिक का फॉर्मूला शीट बनाना है आपने। फॉर्मूले हो गए या उसकी इम्पॉर्टेंट बात हो गई, जैसे अपन ने मान लीजिए वेक्टर एनालिसिस पढ़ा, वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या मेन फार्मूले थे, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें
याद रहनी चाहिए, जहाँ हम फंस सकते हैं। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है, वो आप बनाते चलिएगा। अभी जैसे रियल और कैलकुलस होगा तो जैसे ही अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं बता दूंगा भाई डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, आप तुरंत उसका इम्पॉर्टेंट फार्मूले और आपको ऐसी बातें लगी कि ये काम की बात है या मैं ये बात भूल सकता हूँ लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके बिना मैं फंस जाऊँगा क्वेश्चन में, वो डायरी में लिखिएगा। ये भी मेंटेन करके चलिएगा लास्ट में, क्योंकि जब आप देखेंगे 15 रजिस्टर भर के तैयार हो जाएंगे इतने मैथ्स के, सर रिवाइज़ कैसे करेंगे, मसला हो जाएगा ना एंड मोमेंट पे, ये डायरी काम आएगी। तो ये भी अपनी अपनी पर्सनल बनानी है, क्योंकि हो सकता है जो बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो आपके लिए ना हो, आप मतलब वो ऑब्वियस हो आपके लिए, या जो मेरे लिए ऑब्वियस हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आप ऑब्वियस ना मानते हो, तो ये वाली बात है। ये भी मेंटेन करना है आपने एक, और रिवीजन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतना आप कर लीजिए, मैथ्स में कोई मसला ही नहीं रहेगा आपका, सब हो जाएगा। इसके अलावा कोई बात आप लोग पूछना चाह रहे हो अभी? नहीं? बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे, वो अदर देन प्रीवियस ईयर है। 14 से 22। उससे पहले क्या था, पैटर्न अलग था, मतलब करने को तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अब आप ये देखो ना अभी कैसा पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और पहले आप देखोगे तो सिलेबस अलग था थोड़ा सा, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे थे जो अभी कट गए हैं बहुत सारे टॉपिक में से। तो आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे 13 से पहले वाले या 13 तक के, तो बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे दिखेंगे, कैलकुलस और रियल में तो नहीं, जैसे ज्योमेट्री है अपने पास, तो ज्योमेट्री में आपको 2-3 टॉपिक दिख जाएंगे ऐसे जो अभी कट गए हैं, सिलेबस में नहीं है, बट उस टाइम थे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो ज़्यादा है कि आप 14 से 22 तक के ही करना, आपका मामला सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगा नहीं। बाकी कोई दिक्कत रहती है आप लोगों को, देखो तो क्लास में तो आओगे ही, पूछ ही लोगे, बट फिर भी कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट कॉल मत करना सर, क्योंकि क्लासें चलती हैं ऐसे, फिर अब कॉल पिक नहीं होगा तो फिर आप गड़बड़ करोगे कि कॉल नहीं उठा रहे हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ज़्यादातर चांसेस है रात को 9 बजे के बाद आपको कॉल बैक आ जाएगी आराम से, या करना भी हो कभी तो 9 बजे के बाद ही कीजिएगा रात को, तो ये है कि आपका काम हो जाएगा जिस पर्पस के लिए भी आप कॉल कर रहे हैं, है ना। दोपहर में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा कॉल वगैरह करना, ठीक।